इस एंटरटेनिंग कहानी की शुरुआत होती है लिसा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जिसके पेरेंट्स बचपन में एक कार एक्सीडेंट के अंदर बहुत बुरी तरीके से मारे गए थे। तब से ही लिसा बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी थी और उसे इसी तरीके के विजन्स आते। इतने साल बीतने के बावजूद भी लिसा के ये विजन्स खत्म नहीं हुए होते। लिसा जब बहुत ही ज्यादा टेंशन में सोकर उठती है तो उसके पास रोज नाम की एक दोस्त भी मौजूद थी, जो शायद उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रही होती है। रोज ने किसी भी तरीके से लिसा को आकर संभाला, क्योंकि इन विजन्स को देखने के बाद उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती। अब यहाँ रोज को पता चला होता है कि लिसा कुछ दिनों से बहुत ज्यादा भूखी है, तो वो लिसा को खुद को ऑफर करती है। यहाँ जाकर हमें एक रियलिटी पता चली कि लिसा और रोज दोनों ही वेम्पायर्स हैं और एक दूसरे का खून पीकर जिंदा रह रहे हैं। लिसा ने तो अपनी बेस्ट फ्रेंड की ऑफर करने के कारण उसका थोड़ा सा खून पिया, जिससे कि उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। रोज तो अब यहाँ पर हमेशा की तरह घर का काम कर रही थी, तभी अचानक उसे अपने घर के बाहर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। रोज उन्हें देखकर समझ गई कि जरूर ये कुछ ऐसे एजेंट्स होंगे जो लिसा के पीछे पड़े हैं, क्योंकि लिसा एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। इसीलिए हर कोई चाहता था कि लिसा को किडनैप कर लिया जाए, लेकिन यहाँ पर रोज बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए वो लिसा को सेफली घर से लेकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। हालांकि वो सभी से बचते हुए आगे बढ़ रही थी, पर कुछ एजेंट्स ने लिसा और रोज को देख लिया था। वो सब तो सीधा ग्रुप बनाकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आ गए, लेकिन रोज के पास बहुत ही अच्छी फाइटिंग टेक्निक्स होती हैं। वो काफी बहादुरी से उन सारे एजेंट से फाइट कर रही थी और उन्हें हरा भी दे रही थी। कोई भी रोज के सामने टिक नहीं पाता। रोज को तो लगने लगा कि अब वो एलिस को लेकर एक सेफ जगह पर चली जाएगी, लेकिन तभी रोज को थोड़ी दूरी पर से एक अजीब तरीके का आदमी चलते हुए दिखाई देता है। जब वो उस आदमी से फाइट करने के लिए गई, तब वो उस आदमी ने बड़ी आराम से उसे हरा दिया था। रोज और एलिस की ताकतें तो उस आदमी के सामने कुछ भी नहीं थे। जिसके बाद वो अनजान आदमी रोज और एलिस को अपनी कार में बिठाता है और कहीं दूर लेकर जाने लगता है। अब यहाँ कुछ देर के बाद होश में आने पर रोज उससे पूछने लगी कि आखिर तुम कौन हो। तब जाकर वो आदमी अपना नाम डिम बताता है। डिम भी एक वेम्पायर था, जो कि उस कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसके अंदर वेम्पायर्स गार्डियंस होते हैं और वो अच्छाई का साथ देते थे। दरअसल वेम्पायर्स के अंदर भी प्रजाति पाई जाती थी। एक प्रजाति वो होती है जो एकदम नॉर्मल हुआ करते थे, यानी कि वो इतने नाजुक होते हैं कि खुद की प्रोटेक्शन ही नहीं कर सकते। दूसरे कैटेगरी के लोग गार्डियंस होते हैं, जो अच्छाई का साथ देकर पहले ग्रुप के वेम्पायर्स की प्रोटेक्शन किया करते। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिसा की बेस्ट फ्रेंड रोज भी एक गार्डियन है। डिम भी एक गार्डियन था, इसीलिए उन दोनों की प्रोटेक्शन के लिए उस जगह पर आया होता है। डिम से लगातार पूछने पर वो कह रहा था कि मैं तुम सभी को वेम्पायर एकेडमी में लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जाकर तुम दोनों सेफ रहोगे और तुम्हें नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। रोज और लिसा इस बारे में कुछ नहीं कहते और डिम के ऊपर भरोसा करते हुए उसके साथ जाने लगते हैं। लेकिन डिम को भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ये होगा, क्योंकि अब जैसे ही वो अपनी कार लेकर फॉरेस्ट वाले इलाके में इंटर करते हैं, तो उनके ऊपर तीसरे कैटेगरी यानी कि सबसे खतरनाक वेम्पायर्स ने हमला कर दिया था और सिर्फ गलत काम किया करते थे, जिससे इंसानों को तकलीफ हो और बाकी कैटेगरी के वेम्पायर्स मारे जाएं। हालांकि वहां पर बुरे वेम्पायर्स का ग्रुप काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन डिम और रोज के पास इतनी एबिलिटीज थी कि वो एक एक करके सारे लोगों को मार देती हैं। वो बुरे वेम्पायर्स को खत्म करके अब लगातार आगे बढ़ने लगे। डिम किसी भी तरीके से ट्रेवल करता हुआ लिसा और रोज को उस एकेडमी में लेकर आ जाता है। दरअसल ये एकेडमी वेम्पायर्स के बीच बहुत ही ज्यादा फेमस थी। जगह जगह से वेम्पायर्स इस एकेडमी में पढ़ने के लिए आते थे, ताकि उनकी कैटेगरी के हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग मिल सके। इस एकेडमी में नॉर्मल चीजें बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, क्योंकि ये वेम्पायर्स की एकेडमी है। और तो और यहाँ वेम्पायर्स के पहले दो ग्रुप के हिसाब से उन्हें डिवाइड किया जाता था, यानी कि जो वेम्पायर्स फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें अपना IQ लेवल बढ़ाने और पढ़ाई में दिमाग लगाने के लिए प्रेरित किया जाता था। वहीं दूसरे कैटेगरी वाले जो गार्डियंस होते हैं उन्हें फाइटिंग की अलग अलग टेक्निक सिखाई जाती थी, जिससे कि वो पहले कैटेगरी के नॉर्मल वेम्पायर्स को प्रोटेक्ट कर सके और थर्ड कैटेगरी वाले सबसे खतरनाक वेम्पायर से उनकी प्रोटेक्शन करे। उस वेम्पायर एकेडमी में सारी की सारी चीजें पहले से प्लान की गई थी और ये इतनी ज्यादा सेफ एकेडमी होती है कि यहाँ पर बुरे वेम्पायर्स नहीं आ सकते। डिम तो अब यहाँ पर लिसा और रोज को उसी एकेडमी के अंदर लेकर आ जाता है और अब जल्द से जल्द उन दोनों को इस एकेडमी के प्रिंसिपल के पास भेज दिया गया था। लेकिन यहाँ पर वो प्रिंसिपल रोज को काफी ज्यादा डांट रही होती है, क्योंकि वो एक गार्डियन है और वो ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी लिसा को। लिसा को तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और रोज यहाँ पर एक गार्डियन होने के बावजूद भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही थी।
दरअसल वो प्रिंसिपल इसीलिए ज्यादा गुस्सा हो रही होती है क्योंकि लिसा अपने खानदान में इकलौती बची थी और उसकी प्रोटेक्शन करना हम सारे गार्डियंस की जिम्मेदारी है, जिसे कि शायद रोज अच्छी तरीके से कर नहीं पा रही थी। इस बात के लिए रोज को बहुत बुरा भला सुनना पड़ता है। थोड़े समय के बाद उस जगह पर एक बूढ़ा आदमी आ गया जो लिसा को आकर गले लगा लेता है। दरअसल ये आदमी लिसा के फादर का बहुत ही पुराना दोस्त था जो बचपन से ही लिसा को जानता है। उस बूढ़े आदमी के समझाने के बावजूद भी प्रिंसिपल नहीं मानती और वो डायरेक्टली आकर रोज को सजा देने चली जाती है। लेकिन यहाँ डिम ने प्रिंसिपल को समझाया कि रोज बहुत ताकतवर है और वो हम जैसे वैम्पायर से बहुत ज्यादा अलग है। दरअसल डिम ने ये आइडेंटिफाई किया था कि रोज के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जो नॉर्मल वैम्पायर्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। एक तरीके से रोज और लिसा काफी कनेक्टेड हो चुके थे। लिसा को जिस तरीके से दर्द होता था और वो जिस तरीके से भी सोचती थी वो सारी चीजें रोज भी एक्सपीरियंस कर सकती है और इस अजीब तरीके के बॉन्ड्स को तो डिम भी नहीं समझ पाया है। सिर्फ उसे इतना पता है कि इस एबिलिटी के बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था, पर अब जाकर उसे रियलिटी पता चल रही है कि ये सच भी हो सकता है। इसी वजह से डिम यहाँ पर प्रिंसिपल को कन्विंस कर लेता है कि वो रोज को कुछ भी ना करे। प्रिंसिपल इस बातों को मान जाती है और उन दोनों को एडमिशन भी दे देती है। अब लिसा और रोज बिना किसी टेंशन के उस एकेडमी में रहकर पढ़ाई करने लगे थे। लिसा जब एक दिन अपने क्लासेस खत्म होने के बाद बाहर निकलती है तो उसे एक अनजान लड़की मिलती है जो बहुत ही ज्यादा जल रही थी, क्योंकि उस लड़की को बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था कि इस जैसे बड़े खानदान की लड़की यहाँ पर आकर पढ़े। वो हमेशा लिसा को बुरा भला कहती ताकि उसे बुरा लगते जाए और वो ये एकेडमी छोड़कर कहीं दूर चली जाए। लिसा को तो सच में इस बात का बुरा लगता है और वो सीधा चली गई थी एक चर्च के अंदर। वो इस समय काफी अकेला फील कर रही होती है क्योंकि उसके पास तो अब रोज भी नहीं है, क्योंकि रीजन ये था कि रोज एक गार्डियन है और उसे सिर्फ फाइटिंग टेक्निक्स की ही ट्रेनिंग दी जाएगी, इसीलिए उसके क्लासेस अलग टाइम पर हुआ करते थे। अब लिसा के पास एक अजीब तरीके और अब जैसे जैसे वो दोनों बातें करते हैं उन दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं अब अगले दिन लिसा और रोज वैम्पायर्स कैफे में जाते हैं। हालांकि इस कैफे के बारे में उन दोनों ने सुना तो बहुत था, लेकिन जब वहां जाकर देखा तो ये किसी हॉस्पिटल से कम नहीं लग रहा था। दरअसल बात ये थी कि इस जगह पर ऐसे इंसान आया करते जो कि खुद अपना ब्लड वैम्पायर्स को देना चाहते हैं और वो तो खुशी खुशी उन्हें ऑफर भी कर देते। ये चीजें तो रोज और लिसा पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे। कुछ समय में उनके पास एकेडमी में पढ़ने वाली एक और लड़की आ जाती है। दरअसल ये नटेली और किसी की नहीं बल्कि लिसा के फादर की फ्रेंड जो बूढ़े आदमी उनके पास आए थे उनकी ग्रैंड डॉटर होती है। यहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने लिसा और रोज से कहा कि मेरी पोती बहुत ही ज्यादा नाजुक है और वो यहाँ पर अकेली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उसे अपने साथ रखो और सारे स्किल सेट उसे भी सिखाओ जो तुम सीख रहे हो, जिससे कि शायद उसे थोड़ी सी आसानी होगी। इसी वजह से ही वो तीनों ही एक साथ रहने लगे थे। अब हमें यहाँ चर्च के अंदर सारे वैम्पायर्स दिखाए जाते हैं जो अपने फादर के एक लेक्चर को सुन रहे थे। तभी अचानक थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक धमाका होता है। इस धमाके से फादर और सारे वैम्पायर्स काफी डर गए और जब वो सभी जाकर देखने लगे तो लिसा के फादर एंड मदर के ऊपर लिखा था लिव और डाई, यानी कि चले जाओ या फिर मारे जाओ। जरूर ये सारी चीजें उन खतरनाक वैम्पायर्स ने लिखी होंगी क्योंकि उनकी नजर अब सीधा लिसा के ऊपर है। वो उसे पकड़कर पता नहीं क्या करने वाले हैं। ये सारी चीजें जब प्रिंसिपल को पता चली तो उसने लिसा की सिक्योरिटी काफी बढ़ाने की मांग की, क्योंकि लिसा की सलामती उन लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। रोज भी यहाँ पर समझ जाती है कि उसे लिसा के ऊपर अब और भी ज्यादा ध्यान देना होगा। हालांकि लिसा को यहाँ पर एक सेफ कमरे में ट्रांसफर तो कर दिया गया था, लेकिन रोज को कुछ विजन्स आते हैं जिसमें कि उसे पता चल रहा था कि लिसा की जान खतरे में है और उसके ऊपर कुछ लोग हमला करने वाले हैं। इसीलिए रोज सीधा भागते हुए लिसा की तरफ चली जाती है, पर उसे तो लिसा के घर के बाहर एक फॉक्स की डेड बॉडी दिखाई दी, जैसे कि किसी ने उसे जानबूझकर मार के वहां लटका दिया हो। वहां पर तो बाकी सारे एजेंट्स आकर साफ सफाई करते हैं और लिसा को एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं। डिम भी उस जगह पर आ चुका था, इसीलिए रोज उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि तुम मुझे अपनी जैसी हार्डकोर ट्रेनिंग दो, जिससे कि मैं भी एक गार्डियन वैम्पायर बनकर लिसा की प्रोटेक्शन कर सकूं। डिम इस बात के लिए मान जाता है और अब वो अगले दिन से ही रोज को ट्रेनिंग देने लगा था। अब यहाँ अगले दिन सारे स्टूडेंट्स के बीच में रोज ने ये बात रिवील कर दी होती है कि कुछ समय पहले जब लिसा छुप कर रहा करती थी तो वो उसका ही ब्लड पीकर जिंदा रहती, लेकिन लिसा को इससे बहुत बुरा लग रहा था और वो सभी के सामने एम्बैरेसिंग फील कर रही होती है। लिसा तो रोज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और क्लास से बाहर आ गई। लिसा और रोज की बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो जाती है, जिसमें कि लिसा एकेडमी छोड़कर एक चर्च में चली गई थी।
हालांकि रोज उसे अपने बॉन्ड की पावर से ढूंढने की कोशिश भी करती है और इसके बारे में उसने एकेडमी मेंबर्स को भी बता दिया था जिससे कि लिसा की प्रोटेक्शन की जाए। लिसा अब चर्च के अंदर उसी लड़के के साथ थी जिससे कि वो कुछ समय पहले मिली होती है। वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे और एक दूसरे के साथ काफी टाइम भी स्पेंड करते हैं। अब ये सारी चीजें होने के बाद हमें अगले दिन एक हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर सारे वेम्पायर स्टूडेंट्स मौजूद थे। वहाँ पर तो प्रिंसिपल भी होती है जिसने कि लिसा को स्टेज पर बुलाया। वो लिसा को डांटने लगी कि तुम्हें इस तरीके से एकेडमी छोड़कर नहीं जाना चाहिए क्योंकि फिलहाल के लिए तुम्हारी जान खतरे में है, इसीलिए तुम्हें खुद को भी प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी जान को जाने से कोई नहीं बचा सकता। लिसा भी इस बात से एकदम परेशान हो गई थी और वो सीधा अपने रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन तब जाकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई क्योंकि उसकी दीवार पर उसी तरीके से ब्लड से कुछ लिखा हुआ था। रूज और नेटेली भी जब उसे ध्यान से देखते हैं तो वो भी शॉक हो चुके थे। नेटली जब उस दीवार पर लिखे गए सारे वर्ड्स को टेस्ट करके देखती है तो उसने बताया कि ये ब्लड किसी एक मेंबर का नहीं है बल्कि इसे तो हमारे ही वेम्पायर्स के बॉडी से निकाला गया है और इसके अंदर तो थोड़ी थोड़ी इंसानों की खुशबू भी आ रही है, यानी कि ये जिसने भी किया है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा। लिसा और उसके दोस्तों ने जब दीवार पर खून से लिखा हुआ वो सारे वर्ड्स देखे तो लिसा को कहीं ना कहीं शक होने लगा उसी लड़की के ऊपर जिसका नाम कैली होता है। कैली शुरुआत से ही लिसा को टारगेट कर रही थी और उसे एकेडमी के अंदर डिफेम करने की कोशिश कर रही होती है। लिसा तो यहाँ रोज को कहने लगी कि शायद मुझे लग रहा है कि कैली इन सारी चीजों के पीछे मौजूद है। लिसा इस बात से भी काफी गुस्सा थी क्योंकि अब एकेडमी के अंदर उसका नाम खराब हो चुका होता है। वो एकेडमी से थोड़ी समय के लिए बाहर चली गई थी, इसीलिए सारे स्टूडेंट्स एक अजीब तरीके के परसेप्शन बना ले रहे थे और लिसा को एक बुरे वेम्पायर की तरह मानने लगे होते हैं। लेकिन लिसा यहाँ पर इस तरीके से शांत नहीं बैठने वाली थी। वो रोज से कहती है कि मेरे अंदर जो पावर्स है मैं उनका यूज करूंगी और एकेडमी में मौजूद सारे स्टूडेंट के परसेप्शन को चेंज करूंगी। हालांकि रोज उसे मना करने लगी थी कि इससे तुम काफी कमजोर हो जाओगी। वो तो रोज से भी झगड़ा कर लेती है जिससे कि रोज गुस्सा होकर बाहर आने लगी। अब यहाँ रोज ने देखा कि लिसा से मिलने के लिए उसका चर्च वाला फ्रेंड आया है। रोज बहुत ज्यादा शॉक हो गई क्योंकि लिसा की प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट थी और वो इस तरीके से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। इसीलिए उसने लिसा के दोस्त जिसका नाम बैन होता है उसे डायरेक्टली बोल दिया था कि लिसा घर पर नहीं है, जिसकी वजह से वो वापस चला गया। लेकिन अब यहाँ अगले दिन से ही लिसा अपनी पावर्स का यूज करती है और एकेडमी के स्टूडेंट्स का दिमाग कंट्रोल करते हुए अपने बारे में अच्छी बातें डालती है जिससे कि कोई भी लिसा से नफरत ना करे और उसे अपना आइडल बना ले। रोज ये चीजें देख रही थी और वो बार बार लिसा को समझाती है पर लिसा उसकी एक बात नहीं मानती। रोज को पता था कि अगर लिसा अपनी पावर्स ज्यादा यूज करेगी तो जरूर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे जिसके बारे में उसे पता करना होगा। अब यहाँ लिसा की जान पहचान ट्रेक नाम की एक लड़की से हो गई थी। लिसा भी कहीं ना कहीं सोच रही होती है कि जरूर ये सारे काम कैली ने किए होंगे क्योंकि वही सबसे ज्यादा लिसा से नफरत करती है। इसीलिए अब रोज और ट्रेक कैली का पीछा करने लगे थे ताकि उन्हें कुछ क्लूज मिल जाए और फिर हमें पता चला कि कैली डायरेक्टली जाकर प्रिंसिपल से मिल रही है, यानी कि जरूर इन सारी चीजों में कैली के साथ प्रिंसिपल भी शामिल हैं। रूज जब घर पर थी तभी नेटेली उसके पास आ जाती है एक लैपटॉप लेकर। नेटेली ने बताया कि ये लैपटॉप कैली नाम की उस लड़की का ही है, जिसके अंदर चेक करने पर यह पता चला कि कैली लिसा के भाई की गर्लफ्रेंड थी। लेकिन लिसा के भाई ने उसे धोखा दिया और उसकी पूरी फैमिली को ये मरवा दिया क्योंकि वो एक बुरा वैम्पायर बन चुका होता है और इसी वजह से कैली लिसा के पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि वो भी चाहती है कि लिसा के पूरे फैमिली मेंबर्स मारे जाएं। रोज को यहाँ पर ये बात कंफर्म हो जाती है कि वहाँ चर्च में और लिसा के रूम के अंदर जो चीजें लिखी गई थी वो कैली और उसके कुछ दोस्तों ने लिखी हैं क्योंकि उनके हाथों के ऊपर पट्टी का निशान था। जरूर ये सारे लोग लिसा को डरा धमकाकर उसे मारने की कोशिश करने वाले हैं, पर लिसा यहाँ पर रोज की एक बात नहीं सुनती और वो लगातार सभी का माइंड कंट्रोल करते जाती है। रोज को यहाँ पर अपने उस दोस्त ट्रेक से पता चला था कि इसी स्कूल के अंदर एक टीचर थी जो इस तरीके से ही बहुत ज्यादा जादू यूज करती थी, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से वो कहीं गायब हो गई। रोज को उस टीचर के बारे में जानना था, इसीलिए वो स्कूल लाइब्रेरी में चली गई। वहाँ जाकर पता चलता है कि वो टीचर लिसा की तरह काफी सारी जादू यूज किया करती, जो कि किसी वेम्पायर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और फिर उस टीचर ने इंटरव्यू में बताया कि मैं जादू करते हुए एक ब्लैक मैजिक की तरफ चली गई, इसी वजह से ये सारी चीजें करना खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है।
रोज तो यहाँ पर समझ गई, लेकिन वो लिसा को कैसे समझाए। अब फिलहाल के लिए यहाँ पर लिसा, रोज, नेटेली और उसके कई सारे दोस्त पार्टी में होते हैं। लिसा फिर भी अपने जादू की मदद से सभी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। रोज को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो सीधा पार्टी से बाहर निकल गई, जिसके पीछे पीछे लिसा और नेटेली भी आ जाते हैं। लेकिन अब उन लोगों ने देखा कि लिसा की बिल्ली को किसी ने जान से मार दिया है। इस बात से लिसा और उसके दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, पर ये चीजें आखिरकार कौन कर रहा है उन्हें समझ नहीं आता। लिसा तो अपनी पावर्स की मदद से अपनी मरी हुई बिल्ली को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन सारी चीजों में वो नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि उसने पहले ही इतनी सारी पावर्स यूज कर ली हैं। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर वहीं पर गिर जाती है। तब जाकर रोज ने देखा कि लिसा के हाथों पर कट्स का निशान आ रहा है, जो कि अपने अंदर मौजूद ज्यादा पावर्स को यूज करने से हुआ था। रोज ने तो ये सारी चीजें उस टीचर के बारे में सुनी होती है, क्योंकि इसी तरीके की चीजें उसके साथ हुई थी। तब जाकर रोज को कुछ विजन्स आते हैं उसी टीचर से रिलेटेड। वो उस अनजान से टीचर को अपने आंखों के सामने देखती है, जो कि उसे समझा रही थी। टीचर ने रोज को साफ साफ कहा कि तुम लिसा को यहाँ से लेकर चले जाओ। ये एकेडमी जितनी सेफ दिखती है वो बिल्कुल उतनी है नहीं। यहाँ पर तो बुरे वेम्पायर्स भी मौजूद हैं जो नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रहे हैं, और मेरे पास भी लिसा की तरह ही पावर्स थी। इसीलिए वो सारे बुरे वेम्पायर्स चाहते थे मेरी पावर्स को एब्सॉर्ब करना, लेकिन मैं किसी तरीके से बच गई। लेकिन अब ज्यादा पावर यूज करने के कारण मेरा दिमाग खराब हो गया और मुझे मेंटल असाइलम भेज दिया गया। इसीलिए तुम्हें लिसा को प्रोटेक्ट करना होगा और यहाँ से बाहर लेके जाना होगा। दरअसल वो टीचर कुछ समय पहले ही रोज से मिली होती है, और उसने उसके दिमाग से ये सारी बातें कुछ समय के लिए मिटा दी थी, जिससे कि रोज को अब जाकर याद आ रहा होता है मुसीबत के समय पर। रोज तो अब ये सारी बातें बताने के लिए सीधा डिम के पास चली गई। उसने तो टीचर के बारे में भी बताया कि किस तरीके से बुरे वेम्पायर्स जो हमारे एकेडमी में हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि लिसा को कैसे भी पकड़ ले और उसकी पावर्स अपने लिए यूज करें। डिम से पूछने पर वो उसे सारी इंफॉर्मेशन दे देता है उस टीचर के बारे में। साथ ही साथ रोज तो अब बैन के पास भी चली गई थी, जिससे कि वो कुछ फाइटिंग टेक्निक्स और एक जादू के बारे में सीखती है। ये जादू तो आगे चलकर रोज को काफी काम में आने वाला था। वो अपनी पूरी तैयारी कर लेती है कि किस तरीके से लिसा को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि मुसीबत तो कहीं से भी आ सकती है। अब यहाँ पर रोज सीधा चली गई लिसा के पास, जो फिलहाल के लिए रोज से थोड़ा सा नाराज थी। तभी अचानक रोज का पैर एक गड्ढे में फंस जाता है और उसे बुरी तरीके से चोट लग गई थी। रोज का पैर टूट जाता है और उसे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब रोज होश में आती है तो उसका पैर अपने आप ही ठीक हो गया, जो और किसी ने नहीं बल्कि लिसा ने अपनी पावर्स की मदद से किया था। रोज और लिसा जब एक दूसरे से बातें करते हैं तो उन दोनों ने अपनी नाराजगी मिटा दी थी, जिससे कि वो दोनों एक बेस्ट फ्रेंड बनकर अच्छी तरीके से बातें करने लगे। अब यहाँ लिसा, नेटेली और रोज एक बहुत ही बड़ी पार्टी में आए हुए होते हैं, जो कि उस एकेडमी के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी। वहाँ सारे के सारे वेम्पायर स्टूडेंट्स मौजूद थे जो काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर रोज चौकन्ना थी, क्योंकि उसे लिसा की प्रोटेक्शन जो करनी है। रोज को अपनी इन्वेस्टिगेशन से अंदाजा तो हो चुका था कि प्रिंसिपल भी उन लोगों के साथ मिली हुई है जो कि लिसा को पकड़कर उसकी पावर्स एब्सॉर्ब करना चाहते हैं। और तो और प्रिंसिपल ने वो सारे ब्लड से लिखी हुई दीवार पर चीजें अपने स्टूडेंट से ही कराई थी। लेकिन रोज को ये नहीं समझता कि वो जो फॉक्स और उसकी बिल्ली को जिसने मारा है वो कौन है। इसके पीछे तो कोई खतरनाक ब्लैक मैजिक करने वाला हो सकता है। अब यहाँ पार्टी खत्म होने के बाद रोज अपने घर पर चली आई थी, पर तभी अचानक उसे एक विजन आता है जिसमें कि लिसा को किडनैप किया जा रहा है और वो उसे पकड़कर कहीं दूर लेकर जा रहे हैं। लिसा तुरंत ही भागते हुए डिम के पास चली आई और उसे सारी बातें बता दी कि किस तरीके से लिसा को किडनैप किया जाएगा और वो उसे एक बहुत ही बड़े महल के अंदर लेकर जा रहे हैं। इसी वजह से लिसा और डिम तुरंत ही कार में बैठते हैं और उस महल की तरफ जाने लगते हैं। रोज को यहाँ पर फिर एक विजन आता है जिसमें कि वो उस कल्प्रेट को देख पा रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि नेटेली के ग्रैंडफादर होते हैं और वो शुरुआत से चाहते थे कि लिसा की पावर्स उसे मिल जाएं, जिससे कि वो वापस जवान होकर इमॉर्टल बनते रहें। और इसी वजह से उसके ग्रैंडफादर ने नेटेली को हम सभी के साथ भेजा था ताकि वो लिसा के ऊपर नजर रख सके। वहीं दूसरी तरफ अब हमें लिसा को दिखाया गया जिसके सामने नेटेली के ग्रैंडफादर थे। लिसा को तो उनके लोगों ने चारों तरफ से घेर कर रखा था और वो उसे टॉर्चर कर रहे थे कि लिसा अपनी थोड़ी सी पावर ग्रैंडफादर को दे दे। हालांकि लिसा ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो उससे जबरदस्ती करने लग जाते हैं। यहाँ रोज और डिम अपनी कार में से आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उसने देखा कि वहाँ पर बेन भी मौजूद है जो लिसा को किसी भी हालत
हालत में बचाना चाहता था। इसी वजह से अब बेन को भी उनके साथ लेकर जाना पड़ा। वो तीनों जल्द से जल्द उस महल के अंदर पहुंच जाते हैं और डिम तो अंदर घुसकर उन सभी को मारने लगा था। वहाँ कई सारे वैम्पायर सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो हमला करने के लिए बेताब होते हैं। हालांकि तब तक ग्रैंडफादर ने थोड़ी सी पावर उसके बॉडी में से ट्रांसफर कर ली थी, लेकिन यहाँ पर लिसा नाटक कर रही होती है बेहोश होने का, और जब उसे एक अच्छा मौका मिला तो वो सिक्योरिटी वालों को चकमा देकर वहाँ से भागने लगी। डिम और रोज जब लिसा को ढूंढते हुए कमरे के अंदर आते हैं तो उन्हें पता चला कि लिसा कुछ ही समय पहले यहाँ से भाग चुकी है। लिसा जब भागते हुए गार्डन एरिया में आती है तो उसके सामने एक वेयरवुल्फ मौजूद था जो किसी और का नहीं बल्कि ग्रैंडफादर का होता है, और उसने तो कई सारे वेयरवुल्फ को लिसा के पीछे लगा दिया था। वो तो खुद एक सिल्वर की गन लेकर आ जाता है जिससे कि वो लिसा को जान से मारना चाहता था। लिसा की मदद करने अब रोज और उसका दोस्त बेन भी आ जाता है, पर यहाँ ग्रैंडफादर ने जो लिसा को समझकर गोली चलाई वो सीधा जाकर उसके दोस्त बेन को लग जाती है। बेन वहीं पर गिरकर तड़पने लगा और अब वो दूसरी गोली लोड करता है जिससे कि लिसा को जान से मार दिया जाए, लेकिन यहाँ रोज और लिसा एक दूसरे को इस तरीके से मरने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो खुद सामने आ जाते हैं और ग्रैंडफादर को कहते हैं कि तुम पहले मुझे मारो। ग्रैंडफादर थोड़े समय के लिए कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए उतने समय का फायदा उठाते हुए वहां डिम आ गया और डिम ने ग्रैंडफादर से उसकी गन छीनकर उसके ऊपर ही पॉइंट कर दिया था। हालांकि ग्रैंडफादर को डिम ने पकड़ लिया था, लेकिन ग्रैंडफादर अपने वेयरवुल्फ को आदेश देता है कि तुम लिसा को जान से मार दो। दोनों ही वेयरवुल्फ जब भागते हुए उसकी तरफ जाते हैं तभी बेन ने अपनी फायर की पावर यूज की, जिसकी मदद से वह दोनों ही वेयरवुल्फ को जलाकर राख कर देता है। लेकिन ये बुरी बात थी कि बेन की जान अब जाने वाली होती है। वो काफी कमजोर हो चुका था और लिसा इस तरीके से अपने दोस्त को मरने नहीं देना चाहती थी, तो वो अपनी पावर्स यूज करती है उसे ठीक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कैच ये था कि किसी भी वैम्पायर को जिंदा करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती। लिसा और रोज तो दोनों मिलाकर अपनी एनर्जी लगाने लगते हैं और अंत में बेहोश हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये थी कि लिसा का दोस्त बेन अब जिंदा हो चुका था, वो तो एकदम सही सलामत हो जाता है। अब हमें यहाँ पर जेल का सीन दिखाया गया जिसके अंदर नेटेली के ग्रैंडफादर को कैद कर दिया जाता है। रोज पूछ रही थी कि तुमने गलत काम किया है और तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी, पर वो ग्रैंडफादर अभी भी मुस्कुरा रहा था जैसे कि उसके पास कोई बैकअप प्लान मौजूद हो। तब जाकर पता चला कि ग्रैंडफादर ने अपनी ग्रैंड डॉटर के ऊपर जादू करके उसे बैड वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया है। नेटेली तो वहाँ पर बहुत ही गुस्से में आकर सारे सिक्योरिटीज को मारने लगी। रोज यहाँ पर उसे रोकने का काम करती है और नेटेली से फाइट करती है, पर बुरे वैम्पायर्स के सामने अभी तक रोज ने फाइट करना सीखा नहीं था, जिसकी वजह से नेटेली ने उसे बहुत ज्यादा मारा। नेटेली तो यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को भी आजाद कर देती है जो कि यहाँ से भागने की कोशिश करता है। रोज की यहाँ पर बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, पर फिर भी वो लिसा के प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी मोड़ी फाइट करती ही है। सबसे ज्यादा अच्छी बात ये थी कि उस जगह पर अब डिम भी आ गया और उसने जब ग्रैंडफादर को आजाद होते हुए देखा तो वो उसे मारने लगा। सबसे पहले वो ग्रैंडफादर को ठिकाने लगाता है और फिर नेटेली के ऊपर एक सिल्वर कोटेड वेपन से उसके ऊपर वार कर देता है। नेटेली और उसके ग्रैंडफादर दोनों ही मारे गए थे, जिसकी वजह से रोज की जान बच जाती है। उन दोनों को जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी थी और अब शायद ये एकेडमी पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि इसका पूरा मास्टर माइंड नेटेली और उसके ग्रैंडफादर ही थे। अब हमें वो प्रिंसिपल दिखाई जाती है जो कि लिसा को स्टेज पर बुलाती है और काफी सारे मोटिवेशनल स्पीच देने लगती है, पर हमें यहाँ पर एकेडमी से थोड़ी ही दूरी पर पहाड़ी वाले इलाकों में वही टीचर दिखाई गई जो कि ज्यादा पावर यूज करने की वजह से पागल हो चुकी थी और एक बुरे वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाती है। उसने तो अपने ही जैसे बहुत ही बुरे वैम्पायर्स की सेना बनाई और उन पहाड़ों के बीच रहने लगी। लेकिन अब उसका प्लान होता है कि वो एक साथ मिलकर वैम्पायर एकेडमी पर हमला कर दे, जिससे कि पूरी संपत्ति उनके नाम हो जाए और वो सबसे ऊपर रहे। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि नहीं, ये तो सेकंड पार्ट में पता चलेगा। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दो पार्ट 2। हम जल्द से जल्द इसके अगले पार्ट को भी अपलोड कर देंगे। आपको अगर हमारा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।